Hello everyone and welcome again to the ACP 5121 paper solution. In the previous video, we solved part A and part B of it, and now we will be solving part C and part D in this lecture of ACP 5121. So before starting, please subscribe and share to my channel so that you can get more other videos of paper solution like this. We will be very helpful in your exam. सो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सो दैट आपको और भी वीडियो सॉल्यूशंस ऐसे ही मिलें जिससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। सो लेट्स स्टार्ट टू द पार्ट सी। पार्ट ए और पार्ट बी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट सी। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट। वाटर पोटेंशियल क्या है और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। तो water potential is defined as the potential energy of water per unit volume with respect to pure water. Plant use water potential phenomena for the transportation of water from roots to all the parts. It is denoted by xi. ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है वाटर का पर यूनिट वॉल्यूम, और किसके रेस्पेक्ट में? तो प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और प्लांट जो है ये वाटर पोटेंशियल को वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करता है, जिसमें वाटर प्लांट की रूट से जो प्लांट की बाकी पार्ट्स हैं उनमें ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, दिस इज़ क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो जो वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट है वो है सॉल्यूट पोटेंशियल, मतलब जो सॉल्यूट का पोटेंशियल क्या होता है, मैट्रिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब जो ये पोटेंशियल टर्म है, मतलब जो वाटर पोटेंशियल टर्म है, हम लोग इसको जाई से शो करते हैं, जिसका सिंबल भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। और जब इन बात इसके कंपोनेंट्स की आती है, जैसे कि सॉल्यूट है तो हम लोग जाई के साथ क्या डिनोट करेंगे, उसमें स्मॉल एस। मैट्रिक है तो मैट्रिक का एम डिनोट करेंगे हम लोग, लेकिन स्मॉल में। प्रेशर है, प्रेशर का पी डिनोट करेंगे जाई के साथ, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हम लोग जाई के साथ स्मॉल जी का यूज़ करेंगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा सीड डॉर्मेंसी, कि सीड डॉर्मेंसी क्या होता है। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी इज अ स्टेट इन विच सीड्स डू नॉट जर्मिनेट डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ऑल द नेसेसरी कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन एंड लाइट. It is caused by hard seed coat, impermeability, or lack of supply and activity of the enzyme required for the germination. वन थिंग आई एम सॉरी कि मैंने इस आंसर को ऐसे एक थ्योरी के फॉर्म पे लिख दिया। इस जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो मैंने इसमें लिखा है कि इट इज़ कॉज्ड बाय, तो हमको इसको एक अलग से पॉइंट बनाना चाहिए कि इट इज़ कॉज्ड बाय हमने लिखा, फिर हम लोग इसके जो कारण है, जैसे कि सीड कोड इम्परमिएबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट बना के लिए हम लोग लिख दिए सीड कोड इम्परमिएबिलिटी। सेकेंड हम लोग लिखेंगे लैक ऑफ सप्लाई। थर्ड हम लोग लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा आंसर एक इफेक्टिव वे में नज़र आता है और जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर रिप्रेजेंट होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि इस आंसर, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस आंसर को आप ऐसे थ्योरी फॉर्म में ना लिख के एक पॉइंट के फॉर्म में लिखें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो सीड डोरमेंसी क्या होता है? तो सीड डोरमेंसी एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होता है। सारे जो भी कंडीशंस चाहिए उसको जर्मिनेशन के लिए, जो प्रेजेंस ऑफ लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ऑक्सीजन है, सारे चीज़ प्रेजेंट है, लेकिन क्या होता है कि वो जर्मिनेट नहीं होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। ठीक है, अब ये सीड का डोरमेंसी क्या मतलब क्यों होता है, किन कारणों के कारण एक सीड जो है वो डोरमेंट बन जाता है? तो ये है सीड कोट इम्परमिएबिलिटी, मतलब जो हमारे सीड में कोट है, मतलब जो कि उसका आउटर लेयर है, ये किसी भी चीज़ को उसमें अंदर इनिशिएट होने में या इंड्यूस होने के लिए परमिएबल नहीं है, मतलब वो उसको परमिट नहीं कर रहा है। अब जो भी फैक्टर्स, सेकंड पॉइंट है हमारा लैक के लिए, कि जो भी फैक्टर्स सीड को जर्मिनेट होने के लिए चाहिए, जब उनकी लैक है, मतलब वो अच्छे से सप्लाई नहीं हो रहा है, तब हमारा सीड क्या होता है? जर्मिनेट नहीं होता है। तो इसके कारण डोरमेंसी आ जाती है। उसके बाद जो भी एंजाइम्स चाहिए जर्मिनेशन के लिए,
वो एंजाइम्स प्रॉपर या तो फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं या फिर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इस कारण हमारा सीड डोरमेंसी आता है। प्लस इसके साथ साथ जितने वेदर फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, ये जो लिखे हैं हम लोग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, लाइट, ये सब के एब्सेंस में भी सीड का डोरमेंसी आता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि प्लांट स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस इन द प्लांट रिफर टू एक्सटर्नल कंडीशन दैट एडवर्सली अफेक्ट growth, development, or productivity of plant. Stress triggers a wide range of plant response like altered gene expression, cellular metabolism, changes in growth rate, crop yield और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्लांट स्ट्रेस क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ड स्ट्रेस को समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग के माइंड में एक ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि स्ट्रेस क्या है, किसी भी चीज़ की कमी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, पर नो इट्स नॉट। स्ट्रेस का मतलब होता है या तो किसी चीज़ का एक्सेस में प्रेजेंट होना या किसी चीज़ एक स्कार्सिटी होना, मतलब कमी में प्रेजेंट होना। स्ट्रेस दोनों चीज़ को इंक्लूड करता है। क्या क्या? लिमिट प्लस एक्सेस। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या क्या इंक्लूड करता है? लिमिट प्लस एक्सेस। ठीक है, इस चीज़ को अपने को याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग ग्रोथ कर्व कि ग्रोथ कर्व क्या होता है। सॉरी, स्ट्रेस को मैंने डिफाइन करना ही भूल गई। इस जो प्लांट स्ट्रेस क्या है, ऐसे एक्सटर्नल कंडीशन जिनका प्लांट के ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे या प्रोडक्टिविटी पे खराब इफेक्ट, मतलब कि एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है वो, तो वो फैक्टर्स क्या हैं? प्लांट स्ट्रेस हैं। ठीक, प्लांट स्ट्रेस के कारण क्या क्या होता है, बहुत सारे प्लांट हमको अलग अलग एक रिस्पॉन्स शो करता है जब उसमें स्ट्रेस कंडीशन आता है। तो वो क्या होता है, तो जीन एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट होगा, मतलब कि जैसे कि अगर कोई प्लांट टॉल हाइट वाला है प्लस उसमें जब स्ट्रेस आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी हाइट ड्वार्फ हो जाएगी या उसके जो लीव्स हैं वो शॉर्टन होने लगेंगे, कर्ल्स होने लगेंगे। जो भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसमें चेंजेस आएगा, क्रॉप का जो यील्ड है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो ये सब इफेक्ट होता है एक प्लांट के स्ट्रेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ कर्व क्या है। तो ग्रोथ कर्व इज अ ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द ग्रोथ rate of a plant against time factor. The growth rate of a cell, a plant organ, a whole plant, or the whole life cycle of plant is measured in terms of length, size, area, volume, or weight. The growth curve is a S-shaped curve obtained when we plot growth against time. It is also called sigmoid curve. अब जो an exponential growth pattern J curve occurs in ideal unlimited environment. A logistic growth curve S curve occur when environmental pressure slow the rate of growth. ठीक, तो ग्रोथ कर्व क्या है, जब कर्व मतलब एक ग्राफ है ना, तो ग्रोथ कर्व क्या है, इसमें एक ग्राफ मिलता है हम लोग जिसमें प्लांट के ग्रोथ को अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्लांट के ग्रोथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो प्लांट के ग्रोथ को हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सॉरी, जैसे कि ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस, ये टाइम इंक्रीज हो रहा है और ये हमारा ग्रोथ किस फॉर्म में, मतलब ग्रोथ कैसे हो रहा है। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे प्लांट की ग्रोथ बढ़ते जा रही तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे एट अ टाइम, क्या होगा वो स्टेबल हो जाएगा, तो हमारा कर्व क्या होगा, ऐसा चला जाएगा। तो ऐसे बनता है हमारा ग्रोथ कर्व। तो जो ग्रोथ कर्व है ये दो शेप में बनेगा, दो शेप में बनेगा, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब एक आइडियल है, मतलब अनलिमिटेड इन्वायरमेंट है, वहाँ पे टोटल सप्लाई है, तो हमारा प्लांट जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो किस कर्व में बनेगा, जे कर्व में बनेगा, मतलब जे शेप में बनेगा। और जब उसमें इन्वायरमेंटल प्रेशर अगर कम हो जा रहा है तो वो कैसा बनेगा, एस शेप पे बनेगा। ठीक है, अब ग्रोथ कर्व में अपने को ये ध्यान रखना है कि हम लोग किसी भी प्लांट के पार्ट या फिर पूरे प्लांट के ग्रोथ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगेंस्ट टाइम,
एक पर्टिकुलर हम लोग टाइम ड्यूरेशन लेंगे, उस पे प्लांट में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या ग्रोथ होते जा रही हैं, इस चीज़ को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते जाएंगे। जब एक ग्राफ के फॉर्म में हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा ग्रोथ कर्व बनेगा। एक चीज़ अपने को याद रखना है कि जो ग्रोथ रेट है एक प्लांट का, एक सेल का या पूरे प्लांट का, उसको हम लोग किस टर्म में मेज़र करते हैं, तो या तो लेंथ के टर्म में, जैसे कि प्लांट हाइट है उसको हम लोग किस टर्म में मेज़र करेंगे, लेंथ के टर्म में। जैसे कि साइज़ है, अगर हम लोग उसके बार का या उसके स्टेम का साइज़ देखते हो, थिकनेस के फॉर्म में मेज़र करेंगे। एरिया देखेंगे कि वो किस एरिया को कवर कर रहा है, उसके वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे या फिर वेट को कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा मेज़रमेंट के टर्म्स हैं या फिर फैक्टर्स हैं। ठीक है। एक चीज़ अपने को याद रखना है कि ये जो ग्रोथ कर्व है ये एस शेप्ड कर्व होता है। ठीक। और जब हम लोग इसको अगेंस्ट टाइम प्लॉट करते हैं तो इसका जो ग्राफ है वो एस के शेप में बनता है, और इसी को हम सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं। और जो जे कर्व होता है, मतलब कि जे के शेप में अगर हमारा ग्राफ बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फिफ्थ क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? Respiratory quotient is the ratio of volume of carbon dioxide produced divided by volume of oxygen consumed during the same period of time। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम है, सेम टाइम है ना, उस टाइम पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्लांट प्रोड्यूस किया प्लस कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया, इन दोनों का रेशियो हम लोग जब देखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। तो सिंपल से है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, ये हुआ हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। इट इज़ वन व्हेन द सबस्ट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट बट लोअर फॉर लिपिड एंड प्रोटीन। तो जब हमारा सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है तो हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना आएगा, 1। बट जब जो लोअर प्रोटीन्स हैं, जैसे कि लोअर प्रोटीन है या फिर जो लोअर लिपिड है, इनके लिए हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना आता है, तो <<1। ठीक है। तो इस चीज़ को अपने को याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना होता है। अभी जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम आया था, एग्ज़ाम हुआ है अभी करंट टाइम में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना होता है। तो द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज़ 1। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ सीड जर्मिनेशन क्या है। सीड germination may be defined as the fundamental process by which different plant species grow from a single seed into a plant. The process influences both crop yield and quality. A common example of seed germination is the sprouting of a seedling from a seed of angiosperm or a gymnosperm. ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन क्या है, ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है ना, जिसमें जो प्लांट स्पीसीज है वो एक सिंगल सीड से ग्रो होता है और एक प्लांट बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ये दोनों ही क्रॉप इन के यील्ड को और क्वालिटी को अफेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और सीड जर्मिनेशन का कॉमन एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं कि जब भी कोई सीड स्प्राउट होता है, मतलब उसमें से स्प्राउट्स आते हैं, छोटे छोटे जो वाइट कलर के स्प्राउट्स होते हैं वो आते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सीड का जर्मिनेशन होना। मतलब वो सीड कैपेबल हो जाता है कि वो एक नए प्लांट में रेडी हो सकता है। ठीक है, वो ग्रोथ फैक्टर को शो करता है, तो वो क्या है, हमारा सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रांच एनाटॉमी, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्रांच एनाटॉमी इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन C4 प्लांट वेयर द मेसोफिल cells are clustered around the bundle sheath cell in a ring-like fashion. The number of chloroplasts in the bundle sheath cell is more than in the mesophyll cells. Cranch anatomy enhances the efficiency of photosynthetic process in plants. The cranch anatomy creates a layer of light absorbent cells around the veins in the leaves. As a result, the plant is able to produce more sugar and oxygen by utilization of plant. है ना। तो क्रांच एनाटॉमी क्या है, जो C4 प्लांट्स होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें C4 मैकेनिज्म फॉलो होता है, उनका एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि जो मीजोफिल सेल्स है उसके पास एक क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मतलब एक रिंग लाइक फैशन में वहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा। ठीक, और इसमें
जो बंडल सीड्स हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ मेसोफिल सेल से, तो ये होता है हमारा क्रांस। ठीक। अब क्रांस एनाटॉमी जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को या फिर फोटोसिंथेसिस की जो इफ़िशियंसी है उसको प्लांट में इंक्रीज करता है। अब क्रांस एनाटॉमी जो वेन्स होते हैं, मतलब कि जो लीव्स की वेन्स होती हैं, उनमें क्या कर देता है, एक लाइट एब्जॉर्बेंट का लेयर बना देता है। ठीक है। अब इसके रिजल्ट के तौर पे क्या होता है कि जो प्लांट है वो ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? अ क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, मतलब कि अ सेक लाइक ऑर्गेनल विद डबल मेम्ब्रेन दैट सर्व्स as the site of photosynthesis, the process by which energy from the sun is converted into chemical energy for growth. Chloroplast contains the pigment chlorophyll to absorb light. क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक प्लास्टिड का टाइप है ना। ये क्या होता है, एक सैक लाइक ऑर्गन है। सैक मतलब बोरा के जैसे ये एक ऑर्गन है जिसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब दो लेयर से वो कवर्ड है ना। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, यही फोटोसिंथेसिस का साइट है, मतलब यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। इसके कारण क्या होता है, जो सन की एनर्जी है उसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उससे ग्रोथ होता है ना। अब जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें ऐसा क्या रहता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए साइट बन जाता है, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। अब क्या जरूरत है कि लाइट और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, तो वी आर बेटर नोन टू इट कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें लाइट का सबसे बड़ा रोल है ना। So let's go to the next question, that is mitochondria. माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है? तो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, माइट्रोकॉन्ड्रियन सिंगुलर, that generate most of the chemical energy needed to power the cell's biochemical reaction. Chemical energy produced by the mitochondria is stored in a small molecule called adenosine triphosphate. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, मतलब ये सेल का एक पार्ट है या सेल के एक ऑर्गन है जिसमें क्या है, मेम्ब्रेन से बाउंडेड है ये। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम लोग सिंगुलर टर्म में लेते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक। इस माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं और इसीलिए हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एनर्जी चाहिए रहता है इसको ताकि इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन जो सेल में हो रहा है वो हो सकता है ना। जितने भी जो केमिकल एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक। नेक्स्ट वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 10th, दैट इज सोर्स एंड सिंक। सोर्स क्या है और सिंक क्या है? तो सोर्स एंड सिंक आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द फ्लोएम ट्रांसलोकेशन. Source refers to the site where plant produced their food using photosynthesis. In contrast, sink refers to the site where the plant stores the produced food. Therefore, this is the key difference between source and sink. इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस ये है, और ये दोनों सोर्स हम लोग देखते हैं और सिंक। सोर्स क्या होता है, ये एक ऐसा साइट है जहाँ पे प्लांट फूड प्रोड्यूस कर रहा है, और फूड किस प्रोसेस से प्रोड्यूस करता है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है। लेकिन जो सिंक है ये एक ऐसा साइट है जहाँ पे जो प्रोड्यूस्ड फूड है उसको हमारा प्लांट स्टोर करके रख रहा है। ठीक। और दोनों के बीच में यही एक मेन बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या है? Vernalization is the induction of a plant's flowering process by exposure to the prolonged cold of winter or by artificial equivalent. After vernalization, plants have acquired the ability to flower, but they may require additional seasonal cues
और वीक्स ऑफ ग्रोथ बिफोर दे विल एक्चुअली डू सो, है ना। वर्नलाइजेशन क्या है? ये एक ऐसा कंडीशन है जो प्लांट के फ्लावरिंग प्रोसेस को इंड्यूस करता है। और कैसे इंड्यूस करता है, क्यों ऐसा होता है वर्नलाइजेशन? क्योंकि ये जो प्लांट है ये प्रोलॉन्ग एक लंबे टाइम के लिए कोल्ड या फिर विंटर सीजन से एक्सपोज्ड रहता है, ठीक है। तो इसके कारण हमारे प्लांट में क्या होता है, वर्नलाइजेशन, मतलब कि प्लांट की जो फ्लावरिंग है वो इंड्यूस होती है, स्टार्ट होती है। अब ऐसा नहीं है कि हमें उसको तुरंत एक्सपोज कर दिया और हमारा प्लांट फ्लावरिंग स्टार्ट कर दिया, इट विल टेक अ शॉर्ट टाइम। ओके, सो ये दो तरीके का वर्नलाइजेशन होता है, पहला ऑब्लिगेट, दूसरा फैकल्टेटिव। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या है? ऑल प्लांट सेल contain a nucleus, a structure that stores DNA and act as a cell's commander center. It is surrounded by the nuclear envelope and is filled with nucleoplasm. The nuclear envelope contains nuclear pores which allows molecule with the appropriate nuclear import and export signal in and out of the nucleus. जो न्यूक्लियस है ये सेल के अंदर होता है, मतलब एक सेल के अंदर जो एक ऑर्गेनल है वो है हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है वो डीएनए को स्टोर करके रखता है और हमारे सेल के लिए ये एक कमांडर सेंटर की तरह काम करता है, ठीक। अब जो न्यूक्लियर है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, मतलब एक न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म से फिल्ड रहता है और न्यूक्लियर एनवलप से कवर रहता है, ठीक। जो न्यूक्लियर एनवलप है इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक, जो न्यूट्रिएंट की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फंक्शन करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पार्ट सी। अब हम लोग देखेंगे हमारा पार्ट डी। सो लेट अस स्टार्ट पार्ट डी। पार्ट डी में हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब कि जो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है ये हम सबको पता है, पर वो वाटर को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या क्या उसमें फंक्शनिंग होता है जिसके कारण वाटर का एब्जॉर्प्शन एक प्लांट में होता है, ये अपने को इसमें समझाना है। सबसे पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या है? द रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल टू यूटिलाइज फॉर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करता है, अपने रूट से सॉइल, मतलब जो रूट है वो सॉइल से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट की दूसरे पार्ट्स तक उसको पहुंचाता है। और ये प्लांट का एब्जॉर्प्शन उन लोग क्यों करते हैं, तो जितने भी जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस क्या है, जिस एक लाइट रिएक्शन जिसमें इन लोग लाइट CO2 का यूज़ करके क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए, ठीक। अब जो मैकेनिज्म है, दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं प्लांट के वाटर एब्जॉर्प्शन का। जो पहला है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पेसिव ट्रांसपोर्ट। सो लेट अस सी इट वन बाय वन। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दिस इज kind of water absorption calls for the expenditure of metabolic strength with the aid of using the cells to carry out metabolic process such as respiration. Active absorption in the plant happens in ways particularly osmotic and non-osmotic absorption of water. तो जो एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन है ये दोनों ही तरीके का ऑब्जॉर्प्शन है, बोथ ओस्मोसिस और नॉन ओस्मोटिक। तो ओस्मोसिस क्या होता है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इनमें जो सेल्स हैं उन सेल का यूज़ करके वाटर का क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब वो सेल क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे खुद में और प्लांट के वेरियस पार्ट्स तक ये पहुंचते हैं। ये कैसा होता है, जैसे कि हम लोग ने वो पढ़ा था अभी मोबाइल और इमोबाइल न्यूट्रिएंट, वैसे ही हमारा सेल क्या करता है, मोबाइल फॉर्म में जाके हमारे प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करता है। जो सेकंड है वो है पेसिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, this type of water absorption does not require use of metabolic energy. Absorption is caused by metabolic activity such as sweating. This creates tension or force that helps move water to xylem sap. The higher the transpiration rate, the higher the water absorption rate. इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी मतलब कि सेल का यूज़ नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसमें
जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि स्वेटिंग वगैरह, तो प्लांट में स्वेटिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रांसपिरेशन। स्वेटिंग मतलब लॉस ऑफ वाटर, और प्लांट में लॉस ऑफ वाटर क्या है? ट्रांसपिरेशन। तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण इनमें अब्जॉर्प्शन होता है। तो ये कैसे होता है कि जब जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है? वाटर रिलीज हो रहा है, तो वाटर पुल करेगा प्लांट से, मतलब एक स्ट्रेस कंडीशन प्रोड्यूस होगा उसके रूट्स में, तो वो क्या करेगा? वही प्रेशर वाटर को उसके रूट में इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हुआ पेसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि इमेज फॉर्म में जब हम लोग इसको देखते हैं तो ये क्या होता है? ये हमारा रूट है। अब ये रूट का क्रॉस सेक्शन एरिया है ना? तो जो रूट यहाँ पे प्रेजेंट है, अब इस रूट में क्या हुआ? बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं उसके आसपास में, एयर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। तो जब जो प्रेशर जनरेट होता है तो ये वाटर क्या करता है? एरो मतलब ये जो वाटर क्या करता है, ये रूट में एंटर करेगा और फिर हमारे प्लांट से उसके दूसरे पार्ट्स में पहुंचता है। ठीक है, ये हुआ मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन, जो दो तरीके का होता है, एक्टिव और पेसिव। बेसिक क्या है कि एक्टिव में जो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है उसका यूज़ हो रहा है, मतलब सेल का यूज़ हो रहा है, और पेसिव में जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि स्वेटिंग मतलब कि ट्रांसपिरेशन, इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ठीक है, glycolysis is the process in which glucose is broken down to produce energy. It produces two molecules of pyruvate, ATP, NADH, and water. The process takes in the cytoplasm of cell and does not require oxygen. It occurs in both aerobic and anaerobic cells या फिर ऑर्गेनिज्म, है ना? तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब इसमें दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे पायरुवेट के, एटीपी के। एटीपी क्या है हम लोग पहले भी देखे, और एनएडीएच के, और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, है ना? अब जो ग्लाइकोलिसिस है ये कहाँ पे होता है? तो जो हमारा सेल का साइटोप्लाज्म है वहाँ पे, मतलब ग्लाइकोलिसिस का साइट क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। अब ये इस प्रोसेस को होने में कोई भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये दोनों ही एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब विच नीड्स ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, एंड एनारोबिक मतलब विच डज नॉट हैव एनी इफेक्ट फ्रॉम द प्रेजेंट और अब्सेंस ऑफ एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन। ठीक, अब इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? स्टेज 1 में क्या होगा? एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा हमारे ग्लूकोज में। ठीक है, और इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। इसके कारण क्या होगा? जो ये फॉस्फेट ग्रुप है वो एटीपी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब एटीपी से ट्रांसफ़र होगा और ग्लूकोज बनाएगा। अब इस ग्लूकोज में क्या होता है? क्योंकि फॉस्फेट एंटर करा तो क्या होगा? 6 फॉस्फेट उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो हम चार्ट के फॉर्म में हम लोग उसे देखते हैं, जैसे कि ये ग्लूकोज है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम के कारण जब इसमें फॉस्फेट एंटर करा तो ये ग्लूकोज से किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक, अब हम लोग, ये हुआ हमारा पहला स्टेप। अब हम लोग देखते हैं उसको सेकेंड स्टेप। Glucose 6-phosphate is isomerized into fructose 6-phosphate by the enzyme of phosphoglucomaltase, है ना? जो एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोमिल्टेज या फिर फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज हम लोग बोल सकते हैं। तो आइसोमर हम लोग उस दिन क्या देखे थे? जो आपका फर्स्ट था लेक्चर, उसमें हम लोग देखे थे कि आइसोमरेज क्या है? सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना? तो जो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो गया हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक, दिस वाज अवर सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है? जो दूसरे जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं ये फॉस्फेट ग्रुप को क्या करते हैं? जो फॉस्फेट है हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, उनके एंजाइम के थ्रू। तो देखते हैं इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है। तो जो फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज है ना, ये क्या कर रहा है? ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उसमें एटीपी
का यूज़ करके, मतलब जो एनर्जी है उसका यूज़ करके ये क्या करेगा, जो फ्रक्टोज है उसको 6 फॉस्फेट से 1,6-बाइफॉस्फेट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो फोर्थ स्टेप क्या होता है, जो एंजाइम है इसमें एल्डोलेज, वो फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, GLAP और DHAP में ये कन्वर्ट हो गया एल्डोलेज के थ्रू, है ना। GHAP मतलब क्या हुआ हमारा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और GHAP मतलब क्या हुआ हमारा, डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, है ना। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, जो ये ट्रायोस फॉस्फेट है ये आइसोमरेज होगा, मतलब आइसोमर फॉर्म करेगा, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, और यहाँ से शुरू होता है हमारा जो सक्सेसिव स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, वो मतलब यहाँ से प्रोडक्शन शुरू होगा। अब इस स्टेप के बाद इसमें रिएक्शंस होंगे, 2 रिएक्शन होगा। जो एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ठीक, वो डीहाइड्रोजिनेज के कारण एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है और ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट बन जाता है। ठीक, और इससे क्या होगा, NADH और H+ आयन प्रोड्यूस होंगे। और दूसरा कि जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो डीहाइड्रोजिनेज के एडिशन, मतलब जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसके एडिशन से क्या होगा, फॉस्फेट को उसमें ऐड कर देता है और ऑक्सीडाइज होकर ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट बन जाता है। और फिर क्या फॉर्म होता है अल्टीमेटली, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक, देखते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे काइनेज एंजाइम यूज़ हुआ, म्यूटेज एंजाइम यूज़ हुआ। ठीक, और ATP और NADPH का यूज़ करके, NADH का यूज़ करके इन लोग फर्दर अपना स्टेप प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो फॉस्फेट हैं वो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसराइड से ADP से ATP में कन्वर्ट होता है, और किसके कारण कन्वर्ट होगा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज के कारण। ठीक, अब जो 8th स्टेप है इसमें जो फॉस्फेट है हमारे दोनों प्रोडक्ट का, मतलब ये फॉस्फोग्लिसराइड का है ना, ये क्या होगा, रीलोकेट होगा और थर्ड से सेकंड कार्बन में अटैच हो जाएगा। ठीक, और फिर हमारा बनेगा 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का, और इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, तो ग्लिसरोम्यूटेज। ठीक, जैसे कि ये हमारा है ग्लिसरेट म्यूटेज, इसका यूज़ करके इन लोग क्या बना लिए, फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक, अब जो फॉस्फोग्लिसरेट है वो क्या बनाएगा, इनोलेज एंजाइम के थ्रू बनाएगा। मतलब इनोलेज एंजाइम जब इसमें अटैच होगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। देखो, जो फॉस्फोग्लिसरेट है हमारा, लास्ट थर्ड स्टेप को देखना है। फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम के थ्रू बना हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और इसमें रिलीज हुआ हम लोग का वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक, अब जो हमारा लास्ट स्टेप है इसमें जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो ADP से क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, और क्या फॉर्म करेगा, ATP, और किस चीज़ से फॉर्म करेगा, तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम से। फिर हमारे पास बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड में। ठीक, कैसे हुआ, 2 ADP का कन्वर्जन, लास्ट स्टेप को देखना, 2 ADP का कन्वर्जन ये किया 2 ATP में, है ना। किस एंजाइम के थ्रू किया, पायरुवेट काइनेज के एंजाइम के थ्रू किया, और फिर लास्ट में हमारे पास बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, है ना। तो ये स्टेप्स हैं हमारे ग्लाइकोलिसिस के, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये चार्ट अगर आप बनाते हैं तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा एंड आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग ग्लाइकोलिसिस क्या होता है ये देख लिए, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देख लिए, उसका फ्लो चार्ट देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं। ठीक, तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे ग्लाइकोलिसिस साइकिल का यही है। अब ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है ना। मतलब साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है, साइटोप्लाज्म।
इसमें 6 एंजाइम यूज़ होते हैं। अब 6 एंजाइम कौन कौन से हैं हमारे, ये देख लेते हैं हम लोग। हमारा हेक्सोकाइनेज हो गया, आइसोमरेज हो गया, है ना, फ्रक्टोज काइनेज हो गया, हाइड्रोजिनेज हो गया, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हो गया, म्यूटेज हो गया, इनोलेज हो गया, है ना। तो ये हमारे 6 एंजाइम के थ्रू होता है ये प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो इसमें एंड प्रोडक्ट है, जो एंड रिएक्शन है, उसमें क्या बनता है हमारा, 2 पायरुवेट और 2 ATP और 2 NADH का कंपोनेंट इन्वॉल्व रहता है या फिर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहता है। ठीक, तो आई होप ग्लाइकोलिसिस साइकिल आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ फ्लो चार्ट को इसमें बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके आंसर को इफ़ेक्टिव बनाता है। साथ में अगर जब आप फ्लो चार्ट बना देते हैं तब आपको उस आंसर के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है कि डिस्कस द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बोरोन, जिंक एंड मॉलिब्डेनम एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट हमको 3 दिए हुए हैं, बोरोन, जिंक और मॉलिब्डेनम, इन सब का हमारे प्लांट में क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये एलिमेंट हमारे प्लांट में, है ना। तो देखते हैं वन बाय वन। जो बोरोन है, द अनयूजुअल नेचर ऑफ बोरोन केमिस्ट्री सजेस्ट द पॉसिबिलिटी of a wide variety of biological function for the micronutrient. However, the exact metabolic function are not finally understood. Boron is involved in numerous important processes including protein synthesis, transport of sugar, respiration RNA, and carbohydrate metabolism. एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट हार्मोन, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं IAA। मोर ओवर, फंक्शन ऑफ बोरोन आर रिलेटेड टू सेल वॉल सिंथेसिस, लिग्निफिकेशन एंड सेल वॉल। वंस अगेन, जैसे कि मैंने पार्ट बी में कहा था कि मैं पॉइंट्स में नहीं लिख पाई, यहाँ भी मुझसे वही हुआ कि मैं इस चीज़ को पॉइंट में नहीं कंसिडर कर पाई। तो जब आप ऐसा फंक्शंस लिखते हैं या ऐसे कोई भी आंसर लिखते हैं जो आप पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना लिखें, उसको पॉइंट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो जो बोरोन की केमिस्ट्री है वो अच्छे से अंडरस्टूड नहीं है अभी भी। पर जो बोरोन है वो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करता है, जो कि क्या है, सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस होता है, शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है, रेस्पिरेशन होता है, RNA और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, और जो प्लांट हार्मोन्स हैं जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड मतलब कि IAA, इन सब का मेटाबॉलिज्म भी बोरोन के थ्रू होता है। जो बोरोन के दूसरे फंक्शंस हैं वो क्या हैं कि बोरोन के कारण सेल वॉल सिंथेसिस होता है, लिग्निफिकेशन होता है और सेल वेल का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा न्यूट्रिएंट जो है जिंक। तो जिंक का हमारे प्लांट में क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये जिंक परफॉर्म करता है, इस चीज़ को अपने को समझना है। तो जिंक इज़ एन इम्पॉर्टेंट as a component of enzyme and protein synthesis and energy production and maintenance. The structural integrity of biomembrane. More than 1200 proteins are predicted to contain, bind, or transport zinc, including among others a large number of zinc finger containing protein and transcription factors, oxidoreductase, and hydrolytic enzymes such as metal protease. Zinc plays also an important role in seed development. तो जिंक क्या करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि जितने भी एंजाइम हैं या जितने भी जो प्रोटीन हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन है, उन सब के सिंथेसिस में जिंक जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। जो जितने सारे जो प्रोटीन हैं, जैसे कि मोर देन 1200 प्रोटीन हैं, उनमें ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि जिंक सब में ट्रांसपोर्ट करता है और उसमें बाइंडिंग लाता है। ठीक है, अब जो जिंक है वो सीड के डेवलपमेंट में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम क्या करता है, ये जो once a handful of a plant protein are known to contain molybdenum. These proteins, however, are very important as they are involved in nitrogen assimilation, sulfur metabolism, phytohormone biosynthesis,
एंड स्ट्रेस रिएक्शन, मतलब कि ये जो मॉलिबेडेनम है इनके कारण क्या क्या होता है, नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होगा मतलब कन्वर्जन होगा, प्रोडक्शन होगा, सल्फर का मेटाबॉलिज्म होगा, और जितने भी जो फाइटो हार्मोन्स हैं उनका सिंथेसिस होता है। ठीक, और मॉलिबेडेनम जो है जो स्ट्रेस में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, CO2 के फिक्सेशन को C4 प्लांट में एक्सप्लेन करना है, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये C4 प्लांट्स में किस तरीके से फिक्सेशन इसका होता है। तो C4 pathway of carbon fixation is adapted by plant found in dry tropical region, example maize and sorghum। तो C4 pathway है कार्बन फिक्सेशन का, ये ड्राई ट्रॉपिकल प्लांट्स में ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं मेज़ या फिर sorghum। फिर C3 एंड C4 प्लांट pathway डिफर इन द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन C3 प्लांट 3 compound 3 phosphoglyceric acid PGA is produced, whereas in C4 plants 4 carbon compound oxaloacetic acid is produced। तो C3 प्लांट और C3 प्लांट और C4 प्लांट इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्यों हम लोग इन दोनों मैकेनिज्म को अलग अलग पढ़ते हैं और क्यों इन दोनों प्लांट्स के फंक्शनिंग अलग अलग हो जाते हैं, इसको हम लोग समझते हैं कि जो C3 मतलब इन दोनों डिफ़र करते हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो जो C3 प्लांट्स होते हैं इनमें 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जो कि क्या है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, PGA। जबकि जो C4 प्लांट्स हैं इनमें 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, वो क्या है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक, तो ये दोनों इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंट है। फिर हम लोग देखते हैं C4। इन C4 प्लांट्स ऑल्सो C3 pathway इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। C4 plants have Kranz anatomy in leaves to tolerate high temperature. Large bundle seed cell are present around vascular bundle of leaves। तो ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको पार्ट C में भी एक्सप्लेन किया था कि क्रांज एनाटॉमी क्या होता है। तो जो C4 प्लांट्स हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं C3 जो साइकिल है उसको भी इंक्लूड करता है ना। प्लस इसमें क्या होता है क्रांस एनाटॉमी प्रेजेंट रहता है, जिसमें हम लोग देखें कि ये क्या करता है हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करता है, और इसमें बहुत सारे बंडल सीड्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे वस्कुलर बंडल के पास, है ना। ये चीज़ मैंने आपको पार्ट C में भी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद बंडल सील हैव thick walls, no intercellular space and have large chloroplast. Carbon fixation occurs in mesophyll cells. CO2 acceptor is 3 carbon compound phosphophenol pyruvate। जो बंडल सीथ है ठीक है उसका थिक वॉल होता है, ये चीज़ हमने देखा था है ना। थिक वॉल है और इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, मतलब इसके बीच में जो भी सेल्स हैं उनमें स्पेस नहीं है ना। और इनमें क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे कार्बन का फिक्सेशन होता है। ठीक, और जो CO2 एक्सेप्टर है जिसके कारण फिक्सेशन होगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इस कार्बन कंपाउंड से मतलब क्या समझते हैं, मतलब ऐसा कंपाउंड जिनमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं 3 कार्बन कंपाउंड। एंड सेम फॉर द 4 कार्बन कंपाउंड कि जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं 4 कार्बन कंपाउंड, है ना। तो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये क्या है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको हम लोग शो करते हैं PEP। ठीक, अब जो एंजाइम है PEP कार्बोक्सिलेज या फिर PEP केस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। और जो मेसोफिल सेल है उसमें रूबिस्को नहीं होता है ना। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का वो क्या बनता है हमारा 4 कार्बन कंपाउंड, जो ये क्या है OAA, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनता है हमारे पास। फिर ये कन्वर्ट होके दूसरे 4 कार्बन एसिड्स में कन्वर्ट होता है, जैसे कि मेलिक एसिड हो गया, अस्पार्टिक एसिड हो गया, है ना। अब ये दोनों ये लोग ये क्या होते हैं, तो ये जो बंडल सीथ सेल्स हैं उनसे ट्रांसपोर्ट होंगे, किस प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होंगे, तो डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बन है मतलब जब डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो उसका डिफ्यूज़न होगा और वो फिक्सेशन होगा कार्बन का, है ना। फिर जो CO2 है वो रिलीज होता है और वो CO2 फिर कहाँ जाएगा कार्बिन साइकिल। कार्बिन साइकिल एक जैसे हम लोग C4 प्लांट C3 प्लांट पढ़ते हैं वैसा ही एक साइकिल है ना। फिर उस पर जो 3 कार्बन एसिड जो है वो मेसोफिल सेल्स में वापस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे होता है हमारा CO2 का फिक्सेशन।
तो इससे हम लोग क्या देखें कि CO2 का फिक्सेशन कहाँ पे हो रहा है, मेसोफिल सेल्स में हो रहा है ना। किस एंजाइम के थ्रू हो रहा है, तो PAP केस के थ्रू हो रहा है। हमने इस आंसर में बेसिक डिफरेंस भी देखा कि C3 और C4 में बेसिक डिफरेंस क्या है, और ये भी देखा कि जो C4 प्लांट्स हैं वो किन में, मतलब C4 मैकेनिज्म हो वो किस टाइप के प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द ग्रोथ पैरामीटर CGR, RGR, NAR एंड हार्वेस्ट इंडेक्स। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 4 नंबर के में दिया गया है, पर इस क्वेश्चन से बहुत सारे और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितने भी प्लांट के ग्रोथ पैरामीटर्स हैं वो आपको इन क्वेश्चंस में पूछा गया है ना। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि CGR क्या होता है, RGR क्या होता है, और NAR क्या होता है, और हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है। ठीक, सबसे पहले CGR क्या है, क्रॉप ग्रोथ रेट। तो ये क्या है, इज अ सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट एड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ड्राई वेट पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट टाइम। इसको कौन दिया था, वॉटसन दिया था। ठीक, और फॉर्मूला भी इसका कौन दिया है, वॉटसन दिया है। साइंटिस्ट का भी नाम याद रखना अपने को जरूरी है कि इसको कौन दिया था, वॉटसन दिया था 1958 में। अब ये क्या बोल रहा है कि CGR क्या है, तो CGR प्लांट में जो ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एक फिक्स्ड टाइम में एक फिक्स्ड एरिया में प्लांट में ड्राई मैटर कितना इंक्रीज हो रहा है, वो हमारा हुआ क्रॉप ग्रोथ रेट। अब जो CGR है उसको हम लोग लीफ एरिया इंडेक्स और नेट एसिमिलेशन रेट का प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नेट एसिमिलेशन रेट क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, और लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है, लीफ जिस एरिया को कवर करता है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस, है ना, या फिर इट्स एरिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ एरिया इंडेक्स। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को भी हम लोग CGR बोलते हैं। जो CGR जैसे जैसे लीफ एरिया इंडेक्स बढ़ता है ना, वैसे ही CGR भी बढ़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से कोई भी एक भी फैक्टर बढ़ा तो हमारा CGR भी बढ़ेगा ही। उसके बाद जो CGR है उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो mg पर मीटर स्क्वायर पर डे इसका यूनिट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेटिव ग्रोथ रेट, मतलब RGR क्या है। इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ड्राई वेट पर यूनिट वेट ऑलरेडी प्रेजेंट पर यूनिट टाइम। CGR में हम लोग क्या देखे थे, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लेकिन इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो ड्राई वेट है ना, वो ऑलरेडी जो उसमें पर यूनिट टाइम प्रेजेंट है उस पर कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक कंपैरिजन के फॉर्म में जब हम लोग देखेंगे तब हम लोग उसको बोलेंगे RGR, है ना। इसको कौन दिया था, विलियम 1946 में। CGR को कौन दिया था, वॉटसन 1958 में। ओके, अब RGR का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, जो फॉर्मूला भी कौन दिया है, विलियम। यहाँ पे क्या है, log E W2 माइनस log E W1 अपॉन T2 अपॉन T1। तो T2 और T1 क्या है, टाइम है ना। और जो W2 और W1 है ये होल प्लांट का ड्राई वेट है। और W2 और W1 कैसे हुआ, मतलब 1 और 2 क्यों सिग्निफाई कर रहे हैं, जैसे कि टाइम में 2 और 1 है, तो एट 2 डिस्टिंक्ट टाइम 2 डिस्टिंक्ट वेट हमको मिलेगा, उसीलिए ये ऐसा मैंशनड है ना। अब इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, ग्राम पर डे। इसमें हम लोग क्या देखे थे, CGR में मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, अब आया अपने पास नेट एसिमिलेशन रेट, मतलब कि NAR क्या होता है। इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लीफ बाय ड्राई वेट पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ पर यूनिट टाइम। ये क्या है, जो लीफ में ड्राई वेट है वो उसके रेट को मतलब जो ड्राई वेट है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है उसको ये शो कर रहा है ना, कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ड्राई वेट में कितना इंक्रीज हो रहा है, ये होता है हमारा नेट एसिमिलेशन रेट। इसको विलियम दिया था 1946 में। इसका जो यूनिट है वो क्या है, मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट्स द प्रपोर्शन ऑफ एसिमिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इकोनॉमिक यील्ड एंड टोटल बायोमास।
मतलब कि क्या है, ये एक रेशियो है हमारे इकोनॉमिक यील्ड और जो बायोमास यील्ड है उसके बीच में। इसको कौन दिया था? डोनाल्ड एंड हैम्बलिन 1976 में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, राइट डाउन डिफरेंट थ्योरी ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन क्या है और जो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग को लिखना है। ठीक, तो लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर एन एक्सक्रीटरी सिस्टम टू डिस्चार्ज excess water from their body. This process of elimination of excess water from the plant body is known as transpiration. It is generally the evaporation of water from the surface of the leaves. During the process of transpiration, water molecules in the plant tissue are removed from the aerial parts of plant. Only a small amount of water absorbed by plant is utilized in growth and development. The rest is eliminated in the form of transpiration. मतलब कि जैसे कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको एक रेस्पिरेट मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे बॉडी में जो भी एक्सेस वाटर प्रेजेंट है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, तो यही प्रोसेस जब प्लांट में होता है कि प्लांट उसके बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक, अब ये किस प्रोसेस से होता है? तो जनरली ये एवापोरेशन के प्रोसेस से होता है। ठीक है, अब जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ये प्लांट के टिश्यू से प्लांट के एरियल पार्ट्स के थ्रू रिमूव होता है। ठीक, एरियल पार्ट्स मतलब जो भी ऊपर वाले पार्ट्स है प्लांट के, जैसे कि उसके स्टेम्स हो गए, उसके लीव्स हो गए, है ना, इन सब से जब प्लांट वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है एक प्लांट से तब हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और वाटर का मॉलिक्यूल प्लांट से निकलता क्यों है? तो जो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है उनमें से कुछ अमाउंट को ही अपने बायोकेमिकल प्रोसेस में यूज़ करता है, बाकी को ये एक्सक्रीट करता है। ठीक है, अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। तो व्हेन द गार्ड सेल सराउंडिंग द स्टोमेटल पोर आर इन अ टर्जिड स्टेट, स्टोमेटा ओपन, एंड व्हेन द गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, स्टोमेटा ओपनिंग गेट्स क्लोज्ड। तो जब ये जो स्टोमेटा के बाहर में गार्ड सेल प्रेजेंट रहता है ये टर्जिड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा गार्ड सेल क्या होगा, ओपन हो जाएगा, मतलब वो श्रिंक होगा तो हमारा गार्ड सेल क्या होगा, ओपन हो जाएगा। फिर वो दोबारा स्वेल हो जाएगा तो हमारा गार्ड सेल क्या होता है, मतलब हमारा स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक, सो ये होता है हमारा स्टोमेटा, है ना, ये होता है हमारा गार्ड सेल्स। तो जब ये टर्जिड होते हैं मतलब श्रिंक होते हैं तो हमारा स्टोमेटा क्या होता है, खुल जाता है, यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन या रिलीज टेक प्लेस करता है ना। लेकिन जब हमारा गार्ड सेल क्या होता है, स्वेल होगा, स्वेल होके ये इस तरीके का फॉर्म होता है तो ये क्या होता है, हमारा गार्ड सेल क्लोज हो जाता है और यहाँ से कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हो पाता है। ठीक है, ये होता है हमारा स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो जो मैकेनिज्म है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते क्या हैं, तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल मूवमेंट। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए हुए हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 हाइपोथेसिस। ठीक, सबसे पहला है अपने पास स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को दिया था J.D. सायर 1923 में। ये क्या बोला कि जो गार्ड सेल हैं इनमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग CO2 इज यूज्ड इन गार्ड सेल इन फोटोसिंथेसिस एंड pH गार्ड सेल इंक्रीज। ठीक है, एट दिस pH phosphorylase enzyme becomes active in guard cell and starch is converted into glucose 1-phosphate. On the account of this, DPD of guard cell increases and they become turgid due to osmosis and stomata open. During the night time, photosynthesis stops and CO2 accumulates in the guard cell, due to which the pH of guard cell decreases to 5. At this pH, glucose 1-phosphate converts into starch, DPD of guard cell decrease and they become flaccid. And due to exoosmosis causing the closing of stomata. ये क्या बोल रहा है कि जो स्टार्च प्रेजेंट है हमारे, सबसे पहले ये क्या बोला कि
गार्ड सेल में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, दिन के टाइम पे क्या होता है, जब जो गार्ड सेल है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, इस टाइम पे इसका pH रहेगा 7, मतलब कि न्यूट्रल। तो इस टाइम पे जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा, और हमारे गार्ड सेल में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज कर देता है, जिसके कारण इंडोस्मोसिस के कारण हमारा जो स्टोमेटा है वो टर्जिड हो जाता है और उसके सेल्स ओपन हो जाते हैं, है ना, मतलब उसके गार्ड सेल्स ओपन हो जाएंगे। अब रात के टाइम पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, मतलब कि जो CO2 है वो गार्ड सेल में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसका pH डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 7 से। तो इस टाइम पर जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है ना, और जो हमारा गार्ड सेल है वो क्या होता है, फ्लैसिड हो जाता है और एक्सोस्मोसिस होने लगता है, जिसके कारण हमारा जो गार्ड सेल है वो बंद हो जाता है। ये हुआ हमारा पहला हाइपोथेसिस, जिसको कौन दिया था, J.D. सायर 1923 में। सेकेंड हाइपोथेसिस हमारे पास स्टीवर्ड्स हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अ इंक्रीज इन pH ऑफ गार्ड सेल रिजल्ट्स इन कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इन ग्लूकोज एंड देन glucose 6 phosphate which finally converts into glucose. Glucose and glucose 6 phosphate are more soluble in water as compared to glucose 1 phosphate. This results in increase in the osmotic concentration of guard cell, leading to opening of stomata. इसमें भी सेम टाइप का प्रोसेस है। ये क्या कहीं वो जो J.D. सायर हैं उन्होंने स्टार्च को कंसिडरेशन में लिया, लेकिन जो स्टीवर्ड हैं इन्होंने pH को कंसिडरेशन में लिया, कि जब pH में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका कन्वर्जन चेंज हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो स्टोमेटा है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। ठीक है, लास्ट आप इसका जो रिएक्शन है यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना, कि कैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और फिर वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज होकर हमारे स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। इस थ्योरी को जो जापानीज साइंटिस्ट है आयामामूरा एंड फुजिनो, इन्होंने 1951 में दिया था, जिसको बाद में 1974 में जो लेविट हैं उन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म किया था, मतलब मॉडिफाई किया था। और ये तीनों थ्योरी जो हम लोग देखे, इनमें से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट। ये थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, मतलब लोगों का ज़्यादा एक्सेप्शन ये है कि जो एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी है इसके कारण स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। साइंटिस्ट को इन तीनों के कंपैरिजन में ये थ्योरी बेटर लगा। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ लाइट मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड इन guard cell which break into malate, and in hydrogen ion this hydrogen ion move out of guard cell and pass to subsidiary cells or epidermal cell. This potassium ion from subsidiary cell or epidermal cell move into guard cell when they react with the malate to form potassium malate. This increase the osmotic concentration of guard cell. Increase in osmotic concentration of guard cell result into endosmosis in these cells, and they become turgid, causing opening of stomata. During night, a flux of potassium ion from guard cell to adjacent epidermal cell take place. Hydrogen ion flow from epidermal cell into guard cell when they react with malate to form malic acid. This principle is also called पोटेशियम आयन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज और फोटोएक्टिव प्रोटोन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ठीक, इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन है और पोटेशियम आयन है इनके एक्सचेंज के कारण, मतलब कि क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से जो मैलिक एसिड है उनसे रिएक्ट करके क्या बन रहा है, मैलेट बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो गार्ड सेल है उनका टर्जिडिटी कॉज कराता है, जिसके कारण हमारा क्या होगा, स्टोमेटा ओपनिंग होगा। फिर नाइट के टाइम में जो पोटेशियम आयन एफ्लक्स होता है, मतलब पोटेशियम आयन का रिलीज होता है उसके एडजेसेंट सेल्स में, जिसके कारण वो क्या होता है, एक्सोस्मोसिस होने के कारण वो क्लोज हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो इसके कारण तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन के एक्सचेंज के कारण जो स्टोमेटा है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। तो इस थ्योरी को हम लोग और दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयन एक्सचेंज या फिर एनायन एक्सचेंज या फिर फोटो एक्टिव प्रोटोन ट्रांसपोर्ट थ्योरी और
At present, this theory is most acceptable theory for explaining the opening and closing of stomata. अभी के टाइम पे इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है कि यही थ्योरी के कारण जो स्टोमेटा है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है. तो अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इन दोनों थ्योरीज के सिर्फ नाम लिख सकते हैं और डिटेल में इस थ्योरी को आप एक्सप्लेन कर दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट है अपने पास What are the physiological function of auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethylene? इन सब को हमको फिजियोलॉजिकल फंक्शन लिखना है. तो जैसे कि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आपको इन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज है ही, पर एक एग्ज़ाम में हमको इनको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, एक डिटेल फॉर्म में, एक शॉर्ट एंड एक्सप्लेनिंग फॉर्म में लिखना है. ठीक है. तो जिब्रेलिन, इसका फंक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट सूट इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन, फ्रूट एंड फ्लावर का मैचुरेशन. फ्रूट और फ्लावर का मैचुरेशन कॉज करता है. ये जो सूट है मतलब प्लांट का जो सूट पार्ट है उसका इलोंगेशन होता है इसके कारण, और जो सीड है उसका जर्मिनेशन होता है. सेकेंड है अपने पास ऑक्सिन. तो ये ऑक्सिन क्या है? इसमें जो भी इसमें इलोंगेशन होता है, मतलब सेल का क्या होगा, उसके एपिकल पार्ट से इसका डेवलपमेंट शुरू होता है. तो फोटोट्रॉपिज्म और ग्रेविटोपिज्म ग्रोथ होता है इसमें. फोटोट्रॉपिज्म मतलब फोटो मतलब कि लाइट की ओर इसका मूवमेंट, मतलब सूट से एपिकल पोर्शन से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. ग्रेविट्रोपिज्म मतलब रूट में इसके डाउनर पोर्शन में उसका ग्रोथ स्टार्ट होता है. ठीक. तो कुल मिला के ये क्या करता है, उसके ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मतलब प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करता है. साइटोकाइनिन क्या होगा? ये सेल डिवीज़न और सेल के ग्रोथ को इनिशिएट करता है. फिर एब्सिसिक एसिड, इसका प्लांट के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्वमेंट है, रोल है. जैसे कि स्टोमेटा का क्लोजर, जो क्यूटिकुलर वैक्स एक्यूमुलेशन है मतलब वैक्स का इकट्ठा होना उसमें, लीफ के सेनेसेंस में मतलब लीफ के झड़ने में, बर्ड के डॉर्मेंसी में, सीड के जर्मिनेशन में, ओस्मोटिक जो पोटेंशियल है उसको रेगुलेट करने में, और ग्रोथ को इनहिबिट करने में, और बहुत सारे और फंक्शंस हैं. उसके बाद हमारे पास लास्ट हार्मोन हमारा है इथिलीन. इथिलीन क्या होता है? ये भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है. ठीक. ये उसमें एक ट्रस लेवल की तरह काम करता है. ठीक है. ये क्या करता है, जो फ्लावर की ओपनिंग है उसको स्टिमुलेट करेगा, जो फ्रूट की राइपनिंग है उसको कॉज कराता है हमारा इथिलीन. इसी में होता है इथोफोन, जो कि क्या है, सिर्फ एक गैसियस हार्मोन है इथोफोन. ठीक. अब इस क्वेश्चन से अपने को और क्वेश्चंस कवर होते हैं. जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि प्लांट के हार्मोन्स लिखिए, या फिर प्लांट के हार्मोन इनलिस्ट करिए, इनलिस्ट द प्लांट हार्मोन, तो उसमें भी आपको इन 5 के नाम लिखने हैं. क्या क्या हैं? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन. ठीक. दूसरा क्वेश्चन बनता है कि तो फ्रूट के राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला क्वेश्चन इस पोर्शन से यही है कि फ्रूट की राइपनिंग में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है इथिलीन. जो गैसियस हार्मोन प्लांट में कौन सा प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इथोफोन. ठीक. बाकी आपको इसके फंक्शंस को अच्छे से जानना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर. इससे हमारा जो ACP है, ये इसका जो पेपर 2020 to 21 में आया था, ये कवर होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्विंग के वीडियोज़ मिलेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा. अगर आपके फ्रेंड्स इससे अननोन है कि वीडियो सॉल्यूशन है अपने पास, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए. And like to my video. Best of luck for your exam, and I hope you will perform the best. Thank you.